फ्रांस इज द सेवेंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द इंटायर वर्ल्ड और ये अपनी जीडीपी का 5.43% एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज हायर देन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। जहां अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, वहीं फ्रांस has decided to welcome 30,000 Indian students by 2030 and if you are planning to study in France this video is for you। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर्सेज के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में, ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर के बारे में, वर्क परमिट के बारे में। मेरा नाम है शुभम, I've been in this industry for 4 years। Let's get started। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अगर आप 12th के बाद बैचलर्स में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो फ्रांस में, तो आपके पास 12th में एटलीस्ट होने चाहिए 60% और अबव। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी सबोने जैसे टारगेट कर रहे हो, तो आपके मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 80 to 85% और आइल्स में आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए 6 बैंड्स, नॉट लेस देन 6। और यहीं अगर हम मास्टर्स में एडमिशन लेने की बात करें, तो आपके पास बैचलर्स में मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 60% और अबव। और यहीं अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास 70 to 75% एटलीस्ट होने चाहिए और आइल्स में मिनिमम बैंड स्कोर आपका होना चाहिए ओवरऑल 6.5 बैंड्स, नॉट लेस देन 6। अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, तो फ्रांस में आइल्स, पीटी, टॉफल तीनों एक्सेप्टेबल है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड आप या तो टॉफल दीजिए या फिर आइल्स दीजिए, क्योंकि उस बेस पे वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छा देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सारी फ्रांस की यूनिवर्सिटीज आपको एमओआई बेस पे भी एडमिशन दे देंगी, पर वो एक सेफ ऑप्शन नहीं है वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रांस स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के बारे में जानना है, तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट टू, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पॉइंट नंबर सेकंड हमारा आ जाता है इंटेक्स का। फ्रांस में 2 इंटेक होते हैं। पहला इंटेक होता है सितंबर इंटेक, जो कि सबसे बड़ा इंटेक माना जाता है। सेकंड इंटेक होता है जनवरी इंटेक, जो कि कंपैरेटिवली सितंबर इंटेक से थोड़ा सा छोटा इंटेक होता है। इसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के लिमिटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें, तो अगर आप सितंबर इंटेक टारगेट करें, तो आप फेब टू मई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। और यहीं अगर आप जनवरी इंटेक की बात करो, तो आपका एडमिशन अगस्त से अक्टूबर के बीच में हो जाना चाहिए, उसके बाद इंटेक क्लोज हो जाता है। एडमिशन लेने के लिए आपको कैंपस फ्रांस के पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसकी वहां पे वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद एक कैंपस फ्रांस इंटरव्यू होता है, जिसको क्लियर करके ही आपका एडमिशन सिक्योर होगा। पॉइंट नंबर 3 हमारा आ जाता है यूनिवर्सिटीज का एंड कोर्सेज का। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज होती हैं, अमेरिका में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक उसी तरह फ्रांस में गैंडेज इकल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज होती हैं। ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं, एलीट यूनिवर्सिटीज होती हैं। और इसके अलावा 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज। पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्रांस में गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी होती है, जिसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, काफी अफोर्डेबल होती है। और अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो फ्रांस एक फैशन कैपिटल है। यहाँ पे आपको ब्रांड से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम पॉपुलर यूनिवर्सिटीज के पॉपुलर कोर्सेज की बात करें, तो लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, कुलिनरी आर्ट्स, फैशन, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी जैसे काफी सारे कोर्सेज पॉपुलर यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। और अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज की, तो बैचलर्स जनरली 3 इयर्स की होती है और मास्टर्स जनरली 1 to 2 इयर्स की होती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मास्टर्स अप्लाई किया है। पॉइंट नंबर 4 हमारा आ जाता है ट्यूशन फीसेज एंड लिविंग एक्सपेंसेस का। पब्लिक यूनिवर्सिटी की जनरली ट्यूशन फी फॉर द बैचलर प्रोग्राम रहती है 2770 यूरो, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज। और यहीं अगर हम मास्टर्स की बात करें, तो जनरली फीस रहती है 3770 यूरो, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख रुपीज। और अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो उनकी ट्यूशन फी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। इट रेंजेस बिटवीन 8,000 यूरो टू 30,000 यूरो, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपीज टू 27 लाख रुपीज। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि फ्रांस में 1 ईयर की ट्यूशन फी आपको एटलीस्ट पे करनी होती है, ताकि आपका वीजा का सक्सेस रेट काफी अच्छा रहे। और अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें, तो एवरेज मंथली लिविंग एक्सपेंस रहता है आपका 700 यूरो टू 1200 यूरो, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 65,000 रुपीज टू 1.1 लाख रुपीज। पेरिस थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप पेरिस रह रहे हो, तो आपका लिविंग एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। पॉइंट नंबर 5 हमारा आ जाता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का। फ्रांस में एटलीस्ट आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस आपको दिखाना पड़ता है अपने अकाउंट में। लेट्स से आपने 1 ईयर की ट्यूशन फीस ऑलरेडी पे कर दिया, तो सिर्फ आपको 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। फ्रांस की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट मस्ट शो 7,380 यूरो, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख रुपीज। ये 6.5 लाख रुपीज या तो स्टूडेंट अपने अकाउंट में भी दिखा सकता है, या उनके पेरेंट्स भी दिखा सकते हैं, या कोई भी ब्लड रिलेशन है वो अपने अकाउंट में दिखा सकता है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया है कि आपका फंड्स 1 महीना पुराना होना चाहिए या 2 महीना पुराना होना चाहिए, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आपका फंड्स एटलीस्ट 1 मंथ ओल्ड हो और आप 2 to 3 मंथ्स की स्टेटमेंट लगाओ, जिसमें कोई भी बल्क डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। आप फंड्स एज सेविंग्स भी दिखा सकते हो, एज एफडी भी दिखा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट, एज एन एजुकेशन लोन भी दिखा सकते हो, जिसमें आपको एक सैंक्शन लेटर चाहिए रहेगा। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे फंड्स दिखाते हो। फ्रांस की गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके,
मेक श्योर उन डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल भी ट्विक मत करो, नहीं तो वीज़ा रिफ्यूजल भी आ सकता है आपका। पॉइंट नंबर 6 हमारा आ जाता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का। फ्रांस में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 2 ईयर का स्टे बैक मिलता है, जिसको अप्लाई करने के लिए आपके पास जॉब ऑफर होना मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही आपको 2 ईयर का स्टे बैक मिल जाता है, उसमें आप फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हो, और जैसे ही आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है, यानी कि CDI या फिर CST कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वैसे ही आप वर्क परमिट पे शिफ्ट हो सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे वैसे थोड़ा बहुत फ्रेंच लैंग्वेज सीखना शुरू करो, बिकॉज पढ़ने के बाद जैसे ही आप फुल टाइम जॉब ढूंढने जाते हो, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बिकॉज विदाउट अ डाउट फ्रेंच लैंग्वेज सीखने से डे टू डे लाइफ आपकी थोड़ी कन्वीनियंट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उस वजह से। पॉइंट नंबर 7 हमारा आ जाता है पार्ट टाइम वर्क का। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क 20 आवर पर वीक ड्यूरिंग द सेमेस्टर, और जैसे ही उनका सेमेस्टर ब्रेक होता है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। और अगर हम पे रेट की बात करें तो फ्रांस में एवरेज पे रेट रहता है 10 to 12 यूरो पर आवर। और आप पार्ट टाइम वर्क तभी शुरू कर सकते हो जब आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाए। आपको पहले सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई करना पड़ता है, उसके आने के बाद ही आप पार्ट टाइम वर्क शुरू कर सकते हो। अगर आपको बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है तो पार्ट टाइम वर्क ढूंढने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी वहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर मैंने कोई भी पॉइंट बीच में मिस कर दिया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।